गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें छोटे छोटे कई सारे वीडियोस थे। नेक्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करेंगे उसका नाम है वाटर रिसोर्सेस, यानी कि जल संसाधन हिंदी में कहते हैं। इसमें हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर। वैसे तो अपने आप में ये एक शेमफुल बात है कि हम पानी का यूज़ क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। हम डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ों में पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, हम जानेंगे इरिगेशन के बारे में। एंड तीसरा कि इंडिया में नीड फॉर इरिगेशन ये जो टॉपिक है, नीड ऑफ इरिगेशन, इंडिया में इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है या फिर ऐसे सोर्सेज डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम लिखा रहने देते हैं, यूजेस ऑफ वाटर। देखो भाई, अब वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, अगर किसी से पूछा जाए तो ये कोई जीके का क्वेश्चन तो है नहीं, इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है, एक छोटा बच्चा भी दे सकता है। लेकिन जब बात आती है लिखने की तो बच्चे बस कहते हैं हमें पता तो है, लेकिन लिखा कैसे जाए, तो किस तरह से उसको पॉइंट्स में लिखना है ये देख लेते हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे डोमेस्टिक यूज़, यानी कि घरेलू प्रयोग। घर में जो हम पानी का यूज़ करते हैं, हम खाने में, लॉन्ड्रीज़ में या फिर वॉशरूम में, नहाने में, बहुत सारी जगहों पर हम पानी का यूज़ करते हैं। तो घरों में जिस भी तरह का यूज़ हम करते हैं पानी का, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, डोमेस्टिक कैटेगरी में रखेंगे। बी आएगा हमारा इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि क्रॉप को इरिगेट करना। एग्रीकल्चर में जब हम पानी का यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं हम इरिगेशन, ठीक है। सी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जो हमारे शिप्स हैं वो पानी पर चलते हैं, या छोटी छोटी बोट्स हैं वो भी पानी पर चलती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा सी। उसके बाद आएगा पिस्कैट्री। पिस्कैट्री, पिस्कैट्री का मतलब यहाँ पर है मछली पालना या फिर एंगलिंग वगैरह करना, यानी कि मछली पकड़ना। वो सारे काम के लिए हम पिस्कैट्री टर्म यूज़ करते हैं। तो क्या हो गए, हमारे चार हो गए अभी। डोमेस्टिक यूज़ यानी कि घर में, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पिस्कैट्री। नेक्स्ट आएगा हमारा इंडस्ट्रियल यूज़। इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ का मतलब जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, XYZ, हम वहाँ पर किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी सेंस में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इंडस्ट्री में जो पानी का फुलफिलमेंट हम करते हैं, यूज़ जो हम करते हैं, उसको इंडस्ट्रियल यूज़ की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा F। इसमें हम लिखेंगे पावर जनरेशन। पावर जनरेशन यानी कि मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, या पावर की जगह इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हो, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका यूज़, पानी का यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर जनरेशन। यानी कि पानी को हम बिजली बनाने के काम में भी लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत नीचे हो जाएगा तो हम इधर लिख देते हैं जी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब मनोरंजन के लिए जब हम पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर पार्क वगैरह, ठीक है। वाटर पार्क या फिर बोटिंग वगैरह जब हम करते हैं वो सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आ जाती हैं। तो डोमेस्टिक यूज़, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पिस्कैट्री, इंडस्ट्रियल यूज़, पावर जनरेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, ठीक है। रफ कर दें इसको।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इरिगेशन। आखिर इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन किसे कहते हैं? ठीक है, वाटरिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। इस यहाँ पे प्रोसेस भी लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट को जब हम एक लार्ज स्केल पे, मतलब एक प्लांट नहीं है, बहुत सारे प्लांट है, हमारा पूरा फार्म है, अगर उसकी बात कर रहे हैं हम, तो एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? वाटरिंग करने की या कि पानी देने की। किसको? कल्टीवेटेड प्लांट को। तो प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर से देखिए, प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अब इरिगेशन करने के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हम रखेंगे रेनफॉल को, सेकेंडरी में हम बाद में रखेंगे, पहले रेनफॉल और सेकेंडरी फिर आ जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे रिवर। रेनफॉल और रिवर को हम प्राइमरी की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि रिवर और रेनफॉल दोनों का ही वाटर हमें नेचुरली मिल रहा है। ठीक है, रिवर अगर माउंटेन से निकल रही है तो नेचुरल है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि जो सीजनल रिवर होती हैं या कैनाल होती हैं वो अभी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो रेनफॉल और रिवर ये दोनों ही केसेस में क्या है, पानी हमको नेचुरल प्रोसेस से मिलता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। बट अगर बात करें हम सेकेंडरी की, तो इसके अंदर हम लेक्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल, वेल, ये सारी चीज़ें हम इस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, प्राइमरी रेनफॉल एंड रिवर, सेकेंडरी लेक्स, कैनाल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। अब आप देखिए, लेक्स भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जा सकती है, कैनाल्स भी मैन मेड हो सकती हैं, पॉन्ड्स भी मैन मेड हो सकते हैं, ट्यूबवेल, वेल तो मैन मेड हो ही सकते हैं या होते ही हैं। तो प्राइमरी नेचुरल प्रोसेस है, सेकेंडरी जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ वाटर है, तो सोर्सेस ऑफ वाटर को ही हम सोर्स ऑफ इरिगेशन भी कह सकते हैं। भाई इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर, लैंड पर पानी देने के लिए हम बारिश पर भी डिपेंडेंट हैं, रिवर पे भी डिपेंडेंट हैं, और इन सारे पॉइंट्स पर यानी कि लेक्स, कैनाल, पॉन्ड, ट्यूबवेल, वेल्स, इन सारी चीज़ों पर भी हम डिपेंडेंट हैं सोर्स ऑफ वाटर के लिए। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है हमारा नीड फॉर इरिगेशन या नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया। नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया। अब यहां पर आप देख लीजिए कि किस सेंस में बात हो रही है। यहां पर नीड फॉर इरिगेशन इन इंडिया की बात हो रही है ज़्यादातर उन केसेस में जहां पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये देख लीजिए कि इंडिया में इरिगेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। इंडिया में 60% के आसपास लोग आज भी इन्वॉल्व हैं किसमें, प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि कल्टीवेशन या फार्मिंग की एक्टिविटी में। ठीक है, तो वो रेनफॉल वगैरह पर भी डिपेंड रहते हैं, बट एक बड़ा हिस्सा या बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा किससे आता है, लेक्स, ट्यूबवेल, वेल, कैनाल, टैंक।
इन सारी चीज़ों का भी हम यूज़ इरिगेशन में करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब इंडिया में मॉनसून अच्छा खासा आता है फिर भी हमें इन सारे सोर्स की क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस कैटेगरी में पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल या अनसर्टेन रेनफॉल। अनसर्टेन रेनफॉल का क्या मतलब है? अनसर्टेन का मतलब कि हमें पता है कि इंडिया में जून टू सितंबर रेनफॉल का सीज़न यानी कि मॉनसून का सीज़न होता है। अब जून से सितंबर में रेनफॉल तो होगी, लेकिन क्या हमारे एरिया में होगी? हमें पता है यूपी में इस महीने में बरसात होती है, बट यूपी में तो 75 स्टेट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पानी बरस रहा है, कम पानी बरस रहा है, बरस भी रहा है कि नहीं बरस रहा है, तो बारिश होने की जो सर्टेनिटी है कि आप कभी कभी देखते हैं ना मॉनसून सीजन में आपको काले काले बादल तो दिखते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हो कि बारिश होने वाली है, फिर पता चलता है हवा चली, बादल उड़ गए, बारिश नहीं हुई। तो उस केस में क्या अनसर्टेन रेनफॉल है। अब मान लीजिए कि हम वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो लैंड है वो तैयार है, उसमें इरिगेशन करनी है, हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, बादल आए चले गए, बारिश नहीं हुई। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होगा? या तो कैनाल हो, वेल हो, ट्यूबवेल हो, टैंक्स हो, ये सारी चीज़ों का यूज़ हमें करना मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है? अनसर्टेन रेनफॉल। दूसरा अनइवन रेनफॉल। अनइवन का मतलब क्या है? कहीं पर भी बराबर क्वांटिटी में रेनफॉल नहीं होती कि मान लीजिए स्टेशन ए पर 50 सेंटीमीटर हुई तो स्टेशन बी पर भी 50 होगी। ठीक है, अब आप सपोज करें कि हमने एक लैंड पर राइस की क्रॉप लगा रखी है, राइस को 250 सेंटीमीटर तक का पानी या रेनफॉल चाहिए। ठीक है, 250 सेंटीमीटर किसके लिए? राइस के लिए रेनफॉल चाहिए, बट बारिश हुई, लेकिन बारिश तो मुश्किल से 100 सेंटीमीटर हो पाई, बाकी 150 की तो कमी रह गई, हमारी जो राइस की क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि 100 सेंटीमीटर बारिश हो गई, वेल एंड गुड, बाकी का 150 सेंटीमीटर पानी हम कहाँ से लेंगे? कैनाल से लेंगे, टैंक से लेंगे, ठीक है, वेल से लेंगे, ट्यूबवेल से लेंगे। तो अनइवन रेनफॉल को देखते हुए भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इरिगेशन डेवलप करने की। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारा क्रॉप रिक्वायरमेंट। इसमें भी आप राइस का केस ले सकते हैं। मान लीजिए कि मानसून हमारे यहाँ अच्छा खासा आया, बारिश भी ठीक ठाक हो गई, लेकिन हमारी जो क्रॉप है ना वो ऐसी है कि वो कम पानी में नहीं ग्रो हो सकती, या फिर उसको मोर देन नॉर्मल क्वांटिटी का वाटर चाहिए, मतलब जितना मिल रहा है उससे भी ज़्यादा चाहिए। मतलब उतने पानी में और सारी क्रॉप्स हो सकती हैं, लेकिन जो हमारी पर्टिकुलर क्रॉप है या राइस ही ले लीजिए, उसको ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, अब क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पानी की है, रेनफॉल कम हो रही है, तो कम रेनफॉल के बाद हमको इरिगेशन करने के लिए, क्रॉप की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन कैनाल, वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ, नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल का मतलब कि कोई एक ऐसी जगह पर मिट्टी का कुछ ऐसा टाइप है, ऐसा कॉम्पोजिशन है कि पानी पड़ते ही सब सूख जाता है, मिट्टी पूरी तरह से उसको सोख लेती है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा भाई कि बारिश हो रही है, मिट्टी उसको सोख ले रही है, बारिश हो रही है, सोख ले रही है, तो भाई पानी बरस के ख़त्म भी हो गया, लेकिन जितना हमारी सॉइल को पानी चाहिए था वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाया। तो उसके लिए हम अगेन क्या करेंगे? हम फिर से टैंक, वेल, ट्यूबवेल, कैनाल्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो 4 पॉइंट हो गए किसके अंडर में कि हमें इंडिया में इरिगेशन के सेकेंडरी जो सोर्स हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है। हम सिर्फ
रिवर्स पर या फिर हम सिर्फ रेनफॉल पर ही डिपेंड क्यों नहीं रह सकते। तो आपको इन 4 पॉइंट में इन सारी बातों का आंसर मिल गया होगा कि हम क्यों रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिया कि वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं मुख्यतः या इम्पोर्टेंटली, और दूसरा कि इंडिया में नीड फॉर इरिगेशन क्यों ज़रूरी है, सेकेंडरी सोर्स क्यों ज़रूरी है और इरिगेशन होती क्या है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इरिगेशन सोर्सेज।